अच्छा, ये हमारे पास अभी आज हम ना जांडस स्टार्ट करेंगे, सही है, लेकिन इससे पहले हमें लीवर का जो ये लोब्यूल है, सही है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बाकी आगे हम सारी चीज़ें करेंगे, सही है। तो अगर आप जिस तरह किडनी में नेफ्रॉन है ना, जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, इसी तरीके से हेपेटो लीवर में ये है हमारे पास, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखें तो बिल्कुल इस सेंटर पे हमारे पास सेंट्रल वेन्यूल होते हैं, सही है। और ये फिर जाके हेपेटिक वेन में इसकी ट्राइब्यूरिटी होती है, ठीक है। साइडों पे अगर आप देखें तो एक ट्रायड है हमारे पास। इस ट्रायड में हमारे पास क्या है, तीन चीजें, इसलिए इनका नाम इन लोगों ने रखा है पोर्टल ट्रायड, चाहिए। इसमें बाइल डक्ट है, हेपेटिक आर्टरी है, हेपेटिक पोर्टल वेन है, ठीक है ना। तो साइडों पे अगर आप देखें तो ये ट्रायड आप लोगों को मिलेंगे। सेंट्रली आप देखेंगे तो विन्यूल आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर अगर आप इसमें ये वाले जो है, ये हमारे पास क्या है, साइनोसाइड है, ठीक है ना। इसके यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, बिल्कुल इस साइड पे, तो ये एंडोथीलियल सेल्स है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है ना, ये वाले, ये हमारे पास वो है जो लीवर के जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना, उसको हम कॉपर सेल्स बोलते हैं। और मॉडिफाइड सेल्स भी हैं हमारे पास इसमें, इसको हम आई 2 सेल बोलते हैं, सही है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो लिवर के जो मैक्रोफेजेस है वो है, जैसे स्कैन में हिस्टोसाइट्स है, ठीक है। और स्प्लीन में स्प्लेनिक माइक्रोफेजेस है। इसी तरीके से यहाँ पे जो माइक्रोफेज है उसको हम कॉपर या आई 2 सेल्स बोलते हैं। ये बेसिकली लिवर के माइक्रोफेजेस है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक मॉडल है, ठीक है ना। हाँ, और एक बात और है जो कि बहुत अहम है, आगे हम सिरोसिस करेंगे ना, तो जिसमें हमारे पास आर्किटेक्चर खराब होता है, फाइब्रोसिस होती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ जो कि इस पिक्चर में नहीं है हमारे पास। वो ये है कि हमारे पास ये जो साइनोसाइड्स है, ये सही है, ये साइनोसाइड्स और साइनोसाइड्स के दरमियान हमारे पास यहाँ पे ये साइनोसाइड हो गया, ये आपके पास इसके दरमियान ये जगह, इसको हम स्पेस ऑफ डिसी बोलते हैं, सही है। और हम्म, सही है। ये और इसके दरमियान ये जो जगह, इसको हम कहते हैं स्पेस ऑफ डिसी। अब स्पेस ऑफ डिसी में ये जो जगह है ना, इसमें हमारे पास जो कॉपर सेल्स होते हैं और ये जो आई 2 सेल्स होते हैं, इसकी इन्फ्लेमेशन होता है। और इसी की वजह से हमारे पास ना यहाँ पे फाइब्रोसिस होगी, सही है। क्योंकि वो आगे हम करेंगे ना ये वाली जगह, देखें, ठीक है। अगर कोई लॉन्ग इंजरी चल रही हो या इन्फ्लेमेशन चल रही हो, तो ये जो हमारे पास कॉपर सेल्स है, ठीक है ना, और ये आई 2 सेल है, ये फाइब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होते हैं और इसी की वजह से हमारे पास फाइब्रोसिस होती है। कि कौन सी जगह की, स्पेस आप बेसिक, ठीक है ना। तो इस जगह पे हमारे पास इन लोगों ने नहीं दिया है, लेकिन आप लोग साथ में नोट कर लो, ठीक है। बुक में ये वैसे ये पिक्चर बुक में नहीं है, पेकोमा में, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम आते हैं ना जांडस की तरफ, ठीक है। अब आप लोगों से कोई भी बंदा एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी बंदा आप लोगों से पूछ सकता है, जैसे कि जॉन्डिस जो है ना, ये आपके पास ये डिजीज है या सिम्टम है, ठीक है ना। तो ये सिम्टम है, ये डिजीज नहीं है हमारे पास, ये साइन है, ठीक है। जैसा कि कार्डियोलॉजी में हमने बात की थी कि हमारे पास जो एंजाइना है वो डिजीज नहीं है, वो हमारे पास एक साइन है, ठीक है, सिम्टम है। तो इसी तरीके से जॉन्डिस भी यहाँ पे हमारे पास साइन है, ये डिजीज नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास अब जॉन्डिस है क्या, इसको एक्ट्रेस भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम एक्ट्रेस भी है। जॉन्डिस का दूसरा नाम क्या है, एक्ट्रेस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, बोलते किसको, ये जॉन्डिस है क्या चीज, जब भी आपके पास येलो डिस्कलरेशन आ जाए ना स्किन की और स्क्लेरा की, ठीक है ना, यहाँ पे ये एक्ट्रेस इन लोगों ने लिखा हुआ है, सही है। जॉन्डिस का दूसरा नाम एक्ट्रेस है। तो जब भी येलो डिस्कलरेशन हो जाए आपके स्किन के और आपका जो स्क्लेरा है, यहाँ पे येलो डिस्कलरेशन आ जाए, हम कहेंगे कि ये जांडस है। कैसे डिस्कलरेशन, अगर आप लोग ये स्क्लेरा देखेंगे और आप लोगों को ये येलो कलर नजर आ गया, इसका मतलब है कि पेशेंट जो है ना उसको जांडस हुआ है, ठीक है। अब ये साइन है, ठीक हो गया है। अच्छा, आपके पास जो सीरम बिलिरुबिन है ना, वो हमारे पास ग्रेटर देन ज्यादा हो जाता है, ग्रेटर देन 2.5 मिलीग्राम पर DCL, सही है।
अब हमारे पास कुछ कंजुगेटेड बिलिरुबिन होते हैं, कुछ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होते हैं। इसके बारे में अब हम बात करेंगे, सही है, क्योंकि जो बुक में लिखा हुआ है इन लोगों ने सीधा पॉइंट में बातें लिखी हैं। मैं थोड़ा सा अपने स्टाइल से थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसको किस तरीके से आप लोग ये करेंगे, सही है। तो हमारे पास बेसिकली ये जो बिलिरुबिन है ना, इसकी मेटाबॉलिज्म होती है। अब मेटाबॉलिज्म किस तरह होती है, जैसे कि हमारे पास हमें पता है कि जो बिलिरुबिन है ये बाई प्रोडक्ट है किस चीज का, किस चीज का, हीमोग्लोबिन का। ये तो हमें पता है ना कि बिलिरुबिन जो है ना ये बाई प्रोडक्ट है किस चीज का, हीमोग्लोबिन का। अब हीमोग्लोबिन कहाँ से आते हैं, ये हमें पता है कि जब भी आपके पास आरबीसी जो है ना वो 120 डे उसकी लाइफ स्पेन होती है, 120 दिन, ठीक है ना, जिंदा रहती है। फिर 120 दिन के बाद ये फिर मर जाती है। कौन इसको मारता है, स्प्लीन के पास ही चली जाती है, और स्प्लीन इसके जो स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस है इस आरबीसी को खा लेते हैं और उससे हीमोग्लोबिन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन का जैसे कि हमने रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में, पैथोलॉजी में हमने बात की थी कि हीमोग्लोबिन का क्या काम है, ठीक है। तो वो ऑलरेडी हमने वो चीजें की हैं। अब अगर 120 डेज पूरे हो गए आरबीसी का, ये आरबीसी आपके पास स्प्लीन के पास जाएंगे। स्प्लीन में मैक्रोफेजेस है, वो मैक्रोफेजेस आके इसको खाएंगे, वहां से हीमोग्लोबिन निकालेंगे। अब ये हीमोग्लोबिन जो है ना इसको हम आगे लेके जाएंगे, इसकी मेटाबॉलिज्म करेंगे, ठीक है ना। और ये हम, मेरे ख्याल से मैंने बायोकेमिस्ट्री में भी आप लोगों को एक्सप्लेन करवाया था, लेकिन खैर यहाँ पे मैं दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास हीमोग्लोबिन है ना, एचबी, ठीक है। अब 70% तकरीबन ये आपके पास जो आरबीसी टूट जाते हैं ना, तो वहां से आते हैं। कोई 1% आप ऐसा मान लें कि जो आपका बोन मैरो जो बनाता है आपके पास ये एरिथ्रोसाइट, तो वहां से भी आ सकते हैं आपके पास, कोई 1% है, आई थिंक 1% है, ठीक है ना। और कुछ 20 से 25% आपके पास अगर कोई लीवर में हमारे पास मेटाबॉलिज्म होती है ना, तो वहां से भी आ सकते हैं। लेकिन 70% आपके पास आरबीसी जब टूट जाते हैं ना, तो वहां से आते हैं, ठीक है। तो ये हेमोग्लोबिन आपके पास वहां से इधर आ गए, ठीक है ना। अब इसकी हम मेटाबॉलिज्म करेंगे। मेटाबॉलिज्म किस तरह के, हीमोग्लोबिन को तोड़ेंगे। हीमोग्लोबिन को जब हम तोड़ते हैं, जो कि बुक में लिखा हुआ है, पॉइंट्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं डायग्राम के शक्ल में आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ये इजी हो जाए, ठीक है। तो हीम एंड ग्लोबिन, क्या, हीम एंड ग्लोबिन, ग्लोबिन, फिर ये हम दोबारा इसको तोड़ फोड़ के और अमाइनो एसिड निकाल के दोबारा रिसाइकल कर देते हैं, सही है। तो ये हमने बायोकेमिस्ट्री में एक्सप्लेन किया है, तो लिहाजा इसको मैं इधर ही छोड़ लेता हूँ। इस हीम को पकड़ते हैं, ठीक है। अब हीम जो है ना, इस हीम हीम आके आगे जाके इससे हम क्या बना देते हैं, प्रोटोपोरपायरिन, जो कि हमने बायोकेमिस्ट्री में भी किया था, प्रोटोपोरपायरिन, और साथ में हमारे पास आयरन, सही है। हीम को तोड़ लेते हैं प्रोटोपोरपायरिन में और आयरन में। आयरन को भी हम रिसाइकल कर देते हैं, उसको हम दोबारा लेके आते हैं जिसम में, रीअब्जॉर्ब कर देते हैं। जो प्रोटोपोरपायरिन है ना, इसको हम आगे लेके जाते हैं। आगे कहाँ लेके जाते हैं, इससे हम बिलीवर्डिन बना देते हैं। इस प्रोटोपोरपायरिन से क्या बना देते हैं, बिलीवर्डिन, जो बुक में लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं सिर्फ एक एक लफ्ज लिखता हूँ, BI, पी से मतलब प्रोटोपोरपायरिन, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास ये जो बिलीवर्डिन है हमारे पास, इसको हम तोड़ लेते हैं, इस बिलीवर्डिन को, इससे हम बना देते हैं बिलीरुबिन। इस बिलीवर्डिन को हम तोड़ लेते हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री में हमने एक बात की थी, बिलीवर्डिन रिडक्टेस, ठीक है ना, वो एंजाइम आके इसको तोड़ लेते हैं और इससे हम क्या बना देते हैं, बिलीरुबिन, ठीक है। अब ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है, सही है। और ये हमारे पास एन सॉल्युबल होता है, सही है। अब ये बिलिरुबिन जो है ना, इसको हम लेके जाते हैं लीवर के पास। ये आपके पास क्या है, लिवर, ठीक है। ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, ठीक है ना। इसको सीधा बिलिरुबिन, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन भी कहते हैं। अब ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन लीवर के पास लेके आते हैं और इसको हम कंजुगेट कर देते हैं। तो जब यहाँ पे इसकी कंजुगेशन होती है विद द हेल्प ऑफ एक एंजाइम है जो कि बहुत ज्यादा अहम है, आगे अभी हम डिजीज भी करेंगे और इस डिजीज के बारे में हमने बायोकेमिस्ट्री में भी बात की थी, जिस एंजाइम का नाम है अल्फा ग्लूकोरानाइल ट्रांसफेरेज। तो जो कंजुगेशंस होती है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को, उसको कंजुगेट कर देने के लिए जो एंजाइम हम यूज कर देते हैं, उस एंजाइम का क्या नाम है, अल्फा ग्लूकोरानाइल ट्रांसफेरेज, सही है। तो यहाँ पे फिर कंजुगेशन होती है और जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है उसको हम कंजुगेट कर देते हैं, ठीक है।
फिर इसके बाद जब ये कंजुगेट कर देते हैं तो इसको हम बाहर ही फेंक देते हैं, जैसे कि फीसिस में इसको डाल देते हैं, ठीक है ना। तो जो फीसिस का कलर आ जाता है वो इस कंजुगेटेड बिलिरुबिन का वो होता है, सही है। उस इसी की वजह से वो जो आपके पास पीसेस का जो कलर आ जाते हैं वो इसकी वजह से आता है। इसके अलावा जो है ना किडनी के पास भी इसको थोड़ा बहुत लेके जाते हैं, और जो यूरिन का कलर थोड़ा सा पीला हो जाता है वो भी बेसिकली इसकी वजह से होता है, ठीक है ना। तो इसको इसी तरीके से हम बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये बातें यहाँ पे इन लोगों ने लिखी हुई है कि आरबीसी कंज्यूम बाय माइक्रोफेजेस बाय रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम, फिर प्रोटोफायरिन फ्रॉम हीम कन्वर्टेड अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, देन कंजुगेटेड अल्बमिन आके, हाँ फिर इसके बाद जो है ना ये अल्बमिन आके इसको लेके जाते हैं, सही है। ये बात मैंने छोड़ दिया है, अल्बमिन आके इसको लेके जाते हैं, जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है ये वाला, यहाँ पे अल्बमिन आता है, सही है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है, अल्बमिन आके इसको लेके जाते हैं, ठीक हो गया। तो इसके अलावा जो है ना वो हमारे पास फिर यूरिडाइल यूरिडीन ग्लूकोनाइल ट्रांसफेरेज यूजीटी भी नाम इन लोगों ने लिखा हुआ है, अल्फा भी बोलते हैं इसको, सही है, ग्लूकोनाइल ट्रांसफेरेज बोलते हैं, ठीक है। फिर ये कंजुगेशन वहां पे होती है, फिर इसको हम कहते हैं कि बाइल रिलीज इनटू द स्मॉल बाउल, ठीक है। इंटेस्टाइन फ्लोरा कन्वर्ट टू कंजुगेटेड बिलिरुबिन टू यूरोबिलिनोजिन, ठीक है ना, और इसी की वजह से स्टर्को ऑक्सीडाइज हो जाती हैं स्टर्को बिलिनोजिन में, ठीक है ना। मैक्स टूल ब्राउन, ये बातें सारी यहाँ पे लिखी हुई जो कि मैंने सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही एक्सप्लेन किया, ये इजी वे है और ये याद हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने हमारे पास ये बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म की हमने बात की, और ये इसके बारे में हमने बायोकेमिस्ट्री में बात की थी हमने। अब हमारे पास ना कुछ काजेज हैं, ठीक है ना, कि हमारे पास जो जॉन्डिस होती है हमारे पास कॉजेज होती हैं, और वो कौन से कॉजेज है, वो ये कॉजेज है कि हमारे पास जैसे कि इस टेबल में दिया हुआ है और ये आप लोगों के बुक में है, ठीक है ना। इसके अलावा तेलासीमिया भी हो सकते हैं, इन सब के अलावा तेलासीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, G6PD है, ठीक है ना, एरिथ्रोब्लास्टोसिस है, ये भी हमारे पास ये काज करवा देती है, ठीक है ना। कुछ ड्रग्स हैं, ठीक है ना, वो भी करवा देती हैं, जो कि यहाँ पे आगे पीछे लिखा हुआ है मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो एंटी मलेरियल ड्रग भी इसमें है जो कि इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन वो भी हमारे पास काज करवा देती है, ठीक है। तो देखें हमारे पास यहाँ पे इन लोगों ने ये काजेज है, सारे जॉन्डिस के काजेज हैं, ठीक है ना। कह रहे थे कि एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिसिस होती है इन इफेक्टिव एरिथ्रोपोएसिस, सही है। तो अब इसमें हमारे पास इन लोगों ने लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है, सही है। वो इसलिए क्योंकि ये एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिसिस होती है, और जब भी एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिसिस होती है यानी मैक्रोफेजेस जो है ना, जो स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस है वो हमारे पास खा लेते हैं आरबीसी को, तो वहां से देखें ये वाला डायग्राम जहन में रखें, ठीक है ना, और इसी को ही आप लोग फॉलो करें आगे, ठीक है ना। तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन हमारे पास ज्यादा हो जाती है, इसमें एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिसिस हो प्लस जॉन्डिस, ये दो बातें अगर आप लोगों के जहन में बैठ गए, एक्स्ट्रा वास्कुलर मींस हेमोलिसिस प्लस जॉन्डिस, तो इसका मतलब ये है कि ये लीवर में कोई मसला नहीं है, लीवर से पहले मसला है। तो लीवर से जब पहले मसला आता है ना, आगे हम बात करेंगे प्री हेपेटिक, पोस्ट एंट्रा हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है ना, अप्रोच टू जॉन्डिस, तो प्री हेपेटिक है, पोस्ट हेपेटिक है, ठीक है। ये प्री हेपेटिक का मतलब होता है ना कि लीवर से पहले मसला हो, तो उसको हम प्री हेपेटिक कहेंगे। हेपेटिक लीवर के अंदर, और लीवर के बाद अगर मसला कोई बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो, ठीक है ना, तो वहां पे तो उसको हम कहेंगे कि ये पोस्ट हेपेटिक है, ठीक है। अब देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे जब भी आप लोग हेमोलिसिस देखेंगे प्लस जॉन्डिस देखेंगे, तो इसका मतलब यही होता है कि ये हमारे पास प्री हेपेटिक मसला है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ही ज्यादा होंगे, क्योंकि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन हम इस लीवर के पास लेके जाते हैं, वहां पे कंजुगेशन होती है, फिर इसके बाद जो है ना उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई मसला हो, ठीक है ना, तो हमारे जाहिर सी बात है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज होंगे, तो देखें अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन हमारे पास इंक्रीज होंगे, ठीक है। अच्छा, और इसी की वजह से जैसा कि कल हमने परसों बात की थी कि हमारे पास अगर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा हो तो रिस्क हमारे पास ज्यादा हो जाती है गॉल स्टोन की,
ठीक है। और कौन से गाल स्टोन की? बेलोरुबिन गाल स्टोन की। तो बेलोरुबिन के गाल स्टोन के जो रिस्क है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात अहम है, ये यहाँ पे लिखी हुई है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ पिगमेंटेड बेलोरुबिन गाल स्टोन। ठीक हो गया। आगे चले। हमारे पास ना फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस भी होती हैं न्यूबॉर्न में और पैथोलॉजिकल में। सही है। तो हमारे पास ये बात जहन में रखें कि अगर कोई नया बच्चा जो है ना वो पैदा हो गया है, तो उसको जो जॉन्डिस होगी वो फिजियोलॉजिकल है। ठीक है ना। तो उसमें बेसिकली वो इसलिए फिजियोलॉजिकल है कि वो हमारे पास उसमें जो अल्फा ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज होता है ना, वो सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाता। सही है, नहीं डेवलप, क्योंकि इसको डेवलप होने और इसको मिच्योर होने में तकरीबन 1 हफ्ता लगता है। ठीक है ना। तो अगर न्यू बर्म में इस तरीके से हो जाए तो इसका मतलब ये है कि फिजियोलॉजिकल है। ठीक है ना। तो उसमें जाहिर सी बात है, क्योंकि वो ये जो एंजाइम है जो अल्फा ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज है या यूरिडीन ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज है, ये वाला एंजाइम ये सही तरीके से मिच्योर नहीं होता। और जब ये मिच्योर नहीं होता तो कंजुगेशन होती नहीं है, तो इसी वजह से अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो इसी वजह से इन लोगों ने यहाँ पे अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का इंक्रीज लिखा हुआ है। ठीक है। हम्म। और ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है ना ये फैट सॉल्युबल है। सही है। और ये इसकी बात अगर आप लोगों को याद हो तो हमने बायोकेमिस्ट्री में भी की थी, और हमने कहा था कि ये फिर ब्लड में आ जाते हैं और फिर इसकी तरीके से वो ऊपर ब्रेन में चला जाता है और बेसल जो गेंगलिया वहां पे डिपॉजिट हो जाता है, और इसको हम कर्नेक्ट्रस बोलते हैं। सही, बायोकेमिस्ट्री में हमने इसको एक्सप्लेन किया था। तो इसी वजह से न्यूरोलॉजिकल मसले भी आ सकते हैं थोड़े से, और डेथ भी हो सकता है। सही है। तो इसी वजह से इस पेशेंट को फिर हम क्या कर देते हैं, जो न्यूबॉर्न होते हैं उसको हम फोटोथेरापी करवा देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इधर भी हॉस्पिटल में जो नया वो लाइट्स वगैरह लगा देते हैं और बच्चे को रख देते हैं इसमें, और वो जो ट्यूब उसको इसके ऊपर लाइट जो है ना वो एक किस्म की, मैं कैसे आप लोगों को समझाऊं, हॉस्पिटल में आप लोगों ने देखा होगा। सही है। तो उसी को हम फोटोथेरापी बोलते हैं। सही है। अम, फिर इसके बाद जो है ना गिलबर्ट सिंड्रोम के बारे में हमने बात की थी। सही है। क्रिगल निजार के बारे में हमने बात की थी। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि ये जो क्रिगल निजार है, ये ऐसा याद रखो कि ये एक विलन का नाम है। ठीक है ना। तो जो विलन होता है ना बड़ा खतरनाक होता है। तो इसमें हमारे पास यूरिडीन ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज जो होता है ना, वो हमारे पास सही तरीके से डेवलप नहीं होता। सॉरी, डेवलप नहीं, बिल्कुल बनता ही नहीं है, बिल्कुल स्टार्ट से होता ही नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें एब्सेंट होता है, क्रिगल निजार में। सही है, बिल्कुल एब्सेंट होता है। लेकिन अगर गिलबर्ट में देखें तो इसमें थोड़े बहुत है। सही है। तो ये माइल्डली लो होते हैं। ठीक है ना। लेकिन अपना काम करते हैं थोड़ा बहुत। सही है। तो इन दोनों में जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास ये वाला यहाँ पे ये जो यूरिडिन ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज इसका काम कंजुगेशन है, वो बिल्कुल है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज होंगे। ठीक है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे भी अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज, और इसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज, इसमें थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल एब्सेंट होता है। ठीक है ना। और इसी वजह से हमने इसी तरीके से हमने याद ही तो किया था कि ये विलन का नाम है, तो विलन को जहन में रहा है। ठीक है ना। और विलन बड़ा खतरनाक होता है, और इसमें बिल्कुल वो ये होते नहीं है। सही। तो इसी वजह से इसमें कर्नेक्ट्रस और यूजुअली फेटल बड़ा वो नुकसान वाला है, बंदा मर जाता है। सही है। इसके अलावा डोबेन जॉनसन सिंड्रोम है। डोबेन जॉनसन सिंड्रोम में अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ये कहा था कि यहाँ पे हमारे पास जो अब कंजुगेशन हुई है, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करने वाला वो नहीं है हमारे पास। सही है। तो ट्रांसपोर्ट नहीं होती यहाँ पे, तो इसी वजह से इसमें कंजुगेटेड बिलिरुबिन आप लोगों को इंक्रीज हो जाए होगा। वो इसलिए क्योंकि कंजुगेशन का मसला तो नहीं है आपके पास, अब एंजाइम ठीक है, वो कंजुगेशन वहां पे हुई है, लेकिन अब ट्रांसपोर्ट वहां पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो खराब है, और इसको हम कहते हैं डोबिन जॉनसन सिंड्रोम, जिसमें आपके पास लिवर जो है ना वो बड़ा काला होता है। आई थिंक हाँ काला होता है, इधर भी लिखा हुआ है लिवर डार्क। सही है। रोटर सिंड्रोम, सिमिलर टू रोटर सिंड्रोम, डोबिन जॉनसन सिंड्रोम बायोकेमिस्ट्री में हमने एक्सप्लेन किया, तो आप लोग वो लेक्चर देखें। ठीक है ना। तो वहां से आप लोगों को फिर ये समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने वहां पे बताया था आप लोगों को, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा बात करेंगे। ठीक है। तो इसलिए मैं सीधा सीधा बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास बेलियरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन हो, ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो, ठीक है ना, तो इसमें आपके पास कंजुगेटेड बिलिरुबिन साथ में ये अल्कलाइन फास्फेटेज ये भी इंक्रीज होगा। आगे मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें
मैंने डाली है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आप लोगों को मजीद और ये आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। डार्क यूरिन, ये सारी चीजें आपके पास आ सकते हैं। फिर इसके बाद हम हमारा अभी जो नेक्स्ट जो सही वाला टॉपिक है वो है हेपेटाइटिस, सही है, उसके बारे में हम अब बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आप वायरल हेपेटाइटिस में, इसमें भी आपके पास अगर प्री हेपेटिक वो पोस्ट हो, एंट्रा हो, तो कहाँ पे अगर एंट्रा लीवर में मसला हो, वहां का इन्फेक्शन हुआ हो, तो उसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं ना। तो इसमें आपके पास मिक्स मिलेगा, आपके पास कंजुगेशन बिलिरुबिन भी मिलेगा और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन भी मिलेगा, तो इसलिए मिक्स्ड आपके पास दोनों मिलेंगे, सही है। और डार्क यूरिन आपके पास आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम आगे चलते हैं, देखें अप्रोच किस तरह करेंगे, आपको कैसा पता लगेगा कि ये प्री हेपेटिक है, पोस्ट हेपेटिक है, या हेपेटिक है, इंट्रा हेपेटिक। तो अगर आप लोग देखें सिर्फ मतलब हेमालिसिस हो, यंग पेशेंट हो, साथ में जॉन्डिस हो प्लस अनीमिया हो, तो इसका मतलब ये है कि ये प्री हेपेटिक है। और जब भी आपके पास जॉन्डिस एंड अनीमिया आ जाए इन यंग पेशेंट में, तो मोस्टली ये हेमालिसिस होती है और ये है प्री हेपेटिक। लीवर में कोई मसला नहीं है, लीवर से पहले मसले हो सकते हैं, सही है, जैसा कि हेमालिसिस हमने ऊपर बात की। अब आपके पास है अगर लीवर के अंदर मसला हो, तो इसमें हमारे पास जाहिर सी बात है हेपेटाइटिस हो सकती है। और इसी की वजह से क्योंकि आपके पास मिक्स वो आएंगे, कंजुगेटेड बिलिरुबिन भी ज्यादा होंगे, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन भी ज्यादा होंगे, ठीक है ना। और साथ में आपके पास पेन भी होगा, जॉन्डिस भी होगा, राइट अपर जो हाइपोकॉन्ड्रिक जो वो पेन है वो आपके साथ आएंगे, वॉमिटिंग, एनारोक्सिया, मलेस, साथ में जो आपके पास लीवर है वो वक्त के साथ साथ बड़ा हो जाता है और उसको हम कहते हैं हेपेटोमेगेली, ठीक है। लेकिन अगर लीवर के बाद मसला है तो उसको हम पोस्ट हेपेटिक कहेंगे। वहां पे क्या मतलब क्या हुआ इससे, मतलब इसका मतलब यही है कि बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हुई, ठीक है ना। तो वहां पे प्रोराइटस हो सकते हैं, क्योंकि ये जाके आपके पास स्किन में डिपॉजिट हो जाते हैं, ये जो बिलिरुबिन होता है, तो इसी की वजह से प्रोराइटस होते हैं, जेंटोमास होते हैं, सही है। जेंटोमास का मतलब जैसे बायोकेमिस्ट्री में हमने किया है कि जो वो कोलेस्ट्रोल है और वो जो है ना स्किन के नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं, उसको हम सिंथोमस बोलते हैं ना। बाइल का, और ये बाइल की कंपोजिशन है कि इसमें कितने, ये हमने बायोकेमिस्ट्री में किया है सारा, ठीक है। हाँ, एलिप्टीज की तरफ आते हैं। आप लोगों को कैसे पता लगेगा, क्या कैसे पता लगेगा, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल एक बंदे का आप लोगों ने एलिप्टीज आप लोगों के सामने लेके आया है, आप डॉक्टर हो, आपने देखना है कि भाई साहब क्या हुआ है इस पेशेंट को, ठीक है ना। तो ये क्या है यार, ये आगे नहीं हो सकता इधर, मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है। खैर कोई नहीं, देखते हैं। तो यहाँ पे भी आपको कैसे पता लगेगा कि ये आपके पास ये टेस्ट लेके आया, आपने अभी देखना है कि भाई साहब को लीवर के अंदर मसला है, हेपेटाइटिस हुआ है या नहीं हुआ है, या लीवर के बाद कोई मसला है या लीवर से पहले मसला है। तो यहाँ पे प्री हेपेटिक, यहाँ पे एंट्रा हेपेटिक, ये पोस्ट हेपेटिक, सही है। तो इन सब में आप लोगों ने ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, यूसीबी का मतलब होता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन है, ये एएलटी है, सही है। कि एएसटी जो लिवर के जो एंजाइम है, जैसे कार्डियक मार्कर्स होते हैं हमारे पास, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिनाइट, सी की सी के इन डी, ठीक है ना, वो हमने बात की थी। इस एग्जैक्टली लिवर का ये मार्कर है हमारे पास। अगर लिवर के सेल्स टूट जाते हैं तो वहां से ये एंजाइम आते हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री में भी मैंने आप लोगों को बताया था। फिर इसके अलावा जो है ना हमारे पास ये अल्कलाइन फास्फेट है, ठीक है ना। ये अल्फा ग्लूकोरानाइल ट्रांसफेरेज जो बात हमने की, ठीक है ना, पीटी है, ठीक है ना, प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, एपीटीटी है। इसका मतलब क्या है, एक्टिवेटेड पार्शल थ्रोम्बिन प्लास्टिन टाइम, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अब ये सारे इलिप्टीज में आते हैं, अब सारी चीजों को आपने देखना है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास ये सिर्फ टोटल बिलिरुबिन है, ठीक है। तो अगर हमारे पास लीवर से पहले मसला हो, प्री हेपेटिक मसला हो, तो सारी चीजें आपके पास नॉर्मल मिलेंगे एक्सेप्ट वन, वो इंक्रीज मिलेंगे, और वो कौन सा है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। क्योंकि देखिए हेमालिसिस हुई है प्लस जॉन्डिस है, तो इसका क्या मतलब है कि ये प्री हेपेटिक मसला है, ठीक है। तो जब भी आप लोग ये सिर्फ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन अगर आप लोग इंक्रीज आप लोगों को मिल जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्या है हमारे पास, प्री हेपेटिक, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें आपके पास नॉर्मल मिलेंगे। लेकिन अगर
लिवर के अंदर मसला है, इंट्रा हेपेटिक मसला है, तो इसमें आपके पास मिक्स्ड सारे चीजें आएंगे, जैसे कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन भी इंक्रीज होगा, कंजुगेटेड बिलिरुबिन भी इंक्रीज होगा, लेकिन आपके पास ये जो ए एल टी है और ए एस टी, ए एल टी नॉर्मली 10 to 50 होता है हमारे पास, 10 to 50, ये नॉर्मल इसका रेंज है। एग्जैक्टली ए एस टी भी तकरीबन इतना होता है, सही है, 10 to 50 इंटरनेशनल यूनिट इसको बोलते हैं, सही है। इसी तरीके से जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है हमारे पास, ये आपके पास 0.2 से लेकर 0.8 मिलीग्राम तक होता है, सही है। और कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है ना, वो हमारे पास 0.0 से लेकर 0.2 मिलीग्राम पर डीसीएल, ये हमारे पास इसके नॉर्मल रेंज है, सही है। बाकी टेस्ट में जैसे आप वो लेबोरेटरी टेस्ट आपको एलएफटीज में दे देते हैं तो नॉर्मल रेंज वहाँ पे लिखी, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए उस, क्योंकि एग्जाम में फिर वो आपको ये नहीं बताते कि ये जो है ना कितना है, तो वो आप लोगों को वैल्यू देंगे, सही है। तो ये वैल्यू आप लोग साथ में नोट कर ले, ठीक हो गया है। इसके अलावा जो है ना, इसमें मिक्स आपके पास आएंगे। एक तो आपके पास अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज होगा, लेकिन उतना नहीं, तो थोड़ा बहुत आपके पास इंक्रीज मिलता है, लेकिन कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है ना, वो बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसी वजह से, और इसके अलावा आपके पास जो ए एल टी है और ए एस टी है, ये आपके पास बहुत ज्यादा मिलेंगे, 1000 में मिल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल किसी को हेपेटाइटिस ए हुआ है या ई हुआ है, तो उसमें जब आप ये ए एल टी और ए एस टी देखेंगे ना, तो ये आपको हजारों में मिलेंगे। कुछ ऐसा पेशेंट भी आएंगे कि उसके 4000 है, नॉर्मल 10 to 50 है, ठीक है ना, 70 तक भी आप कह सकते हैं नॉर्मल है। लेकिन अगर आप हजारों में आए, 4000 आए, 1000 आए, 5000 आए, तो इसका मतलब ये है कि लीवर जो है ना, वो तकरीबन खराब हो चुका है, तो इसी वजह से वो सेल्स टूट गए और वहां से ये मार्कर निकल आए। तो ये बहुत ज्यादा आपको ये ए एल टी और ये ए एस टी में ज्यादा राइज मिलेंगे, सही है। स्पेशली ए एल टी बहुत ज्यादा राइज मिलेगा, ए एस टी भी राइज मिलेगा, लेकिन ए एस टी से, ओ सॉरी, ए एल टी से थोड़ा कम। लेकिन अगर अल्कोहलिक वाला मसला हो, तो उसमें हमारे पास ए एस टी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि अल्कोहलिक में हमारे पास जो लीवर डैमेज हो जाता है ना, तो उसमें अल्कोहल वाले पेशेंट में एएसटी का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि ये वायरल हेपेटाइटिस है या अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, ठीक है ना। तो इन दोनों में यही फर्क है, अगर वायरल हो तो एएलटी बहुत ज्यादा इंक्रीज मिलेगा, और अगर अल्कोहल की वजह से हेपेटाइटिस हो, तो आगे हम पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट आ रहा है अल्कोहलिक रिलेटेड लिवर डिजीज में, तो उसमें एएसटी ग्रेटर देन एएलटी मिलता है, ठीक है ना। तो आगे हम करेंगे। इसके अलावा आपके पास ये भी मिल सकता है, जो अल्कलाइन फास्फेटेज है, ये आपके पास नॉर्मल भी हो सकता है, सही है, सॉरी नॉर्मल होता है, लेकिन थोड़ा बहुत माइल्डली इंक्रीज हो सकता है, परेशान होने की बात नहीं है, और उदास भी नहीं होना है, तो थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सकता है, सही है। मतलब 400-500 तक आपके पास इंक्रीज हो सकता है, जो कि अल्कलाइन फास्फेटेज जो है ना, वो हमारे पास नॉर्मल कितना है इसका, ये हमारे पास 140 से लेकर 147 तक है हमारे पास, सही है। तो अगर ये 400-500 में भी मिल जाए तो उदास नहीं होना है, वो वो वाला मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर हमारे पास नॉर्मल होता है, ठीक है ना, लेकिन कुछ केसेस में इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो ये अल्फा जो ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज है, इसका नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए हमारे पास, 0 से लेकर 45 तक जो है ना, ये हमारे पास हो सकता, नॉर्मल होता है, सही है। इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, सही है। ये भी 44 से लेकर 147 तक, 44 से लेकर 147 तक, ये हमारे पास नॉर्म इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, आईयू, सही है, पर लीटर, ये नॉर्मल रेंज है इसका। इसका कितना नॉर्मल रेंज है, 0 से लेकर 45 तक, 45 तक इंटरनेशनल यूनिट, ओके, पर लीटर, ठीक है। अच्छा, ये भी आपके पास नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर ये अल्फा ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज अगर आपके पास इंक्रीज हो जाए, सही है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये इस पेशेंट ने बहुत ज्यादा अल्कोहल पिया है और ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, सही है।
तो वही दो चीजें मैंने यहाँ पे आप लोगों को वायरल और अल्कोहल हेपेटाइटिस के बारे में बताया। ये डायग्नोसिस में बड़ा हेल्प कर देती है। आप डॉक्टर हो, आप क्लिनिक में बैठे हो, आपके पास एलिप्टीज लेके आया है, आप कैसे बताएंगे कि इसको वायरल हेपेटाइटिस है या अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है? तो एक तो ये बात जो कि बहुत अहम है। दूसरी बात, अगर अल्कोहल वाला पेशेंट हो तो एएसटी बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एएलटी। एएसटी एएलटी रेशियो इंक्रीज हो जाती है, यानी एएसटी बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एएलटी। एएलटी भी इंक्रीज होगा लेकिन एएसटी ज्यादा। जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस में एएलटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, एएसटी भी इंक्रीज होती है, लेकिन एज कंपेयर टू दिस इस तरह। लेकिन अगर अल्कोहलिक वाला बंदा है तो इसमें एएसटी भी इंक्रीज मिलेगा बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू एएलटी। एएलटी भी इंक्रीज होगा, लेकिन साथ साथ में जो अल्फा ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज है ये भी आपके पास ज्यादा इंक्रीज होगा। लेकिन अगर वायरल हेपेटाइटिस है तो ये एएलटी ज्यादा होगा, ये भी ज्यादा होगा, लेकिन ये इससे बहुत ज्यादा होगा। साथ में ये जो अल्फा ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज है ये नॉर्मल मिलेगा। अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब है कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। और ये एमसीक्यू है, ये आते हैं। यहाँ पे जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हर एक लफ्ज एग्जाम का क्वेश्चन है, हर एक लफ्ज। सही है, क्योंकि क्लिनिक में आप लोगों का बड़ा हेल्प कर देगा। ये जिस तरह हम कहते हैं ना कि एलएफटीज करवा, एलएफटी से हमें ये पता चल जाता है, तो हम कैसे डायग्नोस करेंगे? ऐसे डायग्नोस करते हैं, ठीक है ना। तो जो प्रोथ्रम्बिन टाइम है, बेसिकली ये पीटी और एपीटीटी, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे है और ये एंट्रिंसिक पाथवे है। अगर आप लोगों को याद हो, उसमें नहीं, मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ा है, लेकिन वो दूसरे जो मेरे स्टूडेंट्स थे उन लोगों को मैंने पढ़ा है। तो ये बेसिकली एक्सट्रिंसिक पाथवे है, ये इंट्रिंसिक पाथवे है, सही है। तो इसके टाइम हम देखते हैं। तो अगर ये इंक्रीज, इसमें जो प्री हेपेटिक है इसमें नॉर्मल मिलेगा, लेकिन अगर एंट्रा हेपेटिक में मसला हुआ हो तो इसमें आपके पास ये इंक्रीज मिलेगा। क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि आपके पास जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो हमारे पास लीवर ही बना देते हैं ना। तो हमारे पास अब वो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होंगे, तो पीटी का जो टाइम है वो हमारे पास इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो जो नॉर्मल टाइम है वो है 13 सेकेंड है इसका, 13 सेकेंड। और इसका 33 है, एपीटीटी का 33, सही है। तो ये आपके पास ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर पोस्ट हेपेटिक का मसला हो तो देखें, अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस को जहन में रखें, बहुत बड़ी आसान है, सिर्फ ये डायग्राम जहन में रखना है कि प्री हेपेटिक में हमने बात की थी कि इसमें अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन हमारे पास ज्यादा होंगे, लेकिन पोस्ट हेपेटिक की अगर हम बात करें तो इसमें ये नॉर्मल में, क्योंकि ये पोस्ट हेपेटिक है, उसमें इसका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि कॉन्जुगेशन हो रही है। अब वो वहां पे लिवर के बाद मसला है, सही है, बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, मैं भी कोई भी हो सकता है, जैसे कि ऊपर मैंने बताया, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से ये नॉर्मल, यहाँ पे ये इंक्रीज, यहाँ पे अनकंजुगेटेड इंक्रीज, कंजुगेटेड नॉर्मल, ठीक है। इनमें मिक्स्ड, इसमें अनकंजुगेटेड इंक्रीज, इसमें कंजुगेटेड इंक्रीज, इन दरमियान में मिक्स्ड, सही है। तो इसी तरीके से याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। एएलटी एएसटी आपके पास नॉर्मल है, ठीक है ना। इसमें माइल्डली आपके पास इंक्रीज हो सकती है, परेशान होने की बात नहीं है अगर माइल्डली कोई थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ हो तो, नो मसला। लेकिन अगर हजारों में आ जाए जिस तरह की इसमें, ठीक है ना, और साथ में ये मैक्स हो, तो फिर ये एंट्रा हेपेटिक है। अगर इसमें सिर्फ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज हो और साथ में एटी एसटी भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ तो परेशान होने की बात नहीं है, उदास नहीं होना है, ठीक है। अच्छा, अल्कलाइन फास्फेटेज, इसमें बहुत ज्यादा आपके पास क्या होंगे, अल्कलाइन फास्फेटेज जो है ना वो आपके पास हजारों में मिलेंगे, हजारों में, ठीक है ना। क्योंकि ये बिलियरी जो रीजन है उसका एंजाइम है ये अल्कलाइन फास्फेटेज, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास पोस्ट हेपेटिक में ये बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो अल्फा ग्लूकोरालाइन ट्रांसफेरेज है ना, ये आपके पास देखिए आम रूटीन में हमारे पास जो अल्फा जो ये क्या नाम है, गामा, सॉरी गामा में मैं अल्फा अल्फा कह रहा हूँ, ये अल्फा नहीं है, सॉरी गामा है, सही है। इसको थोड़ा सा वो, तो ये जो ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज है ये हमारे पास जो जीटी है, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा आपके पास इंक्रीज हो गया। देखिए आम रूटीन में हमारे पास जो गामा ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज है ये हमारे पास पोस्ट हेपेटिक में, क्यों? क्योंकि आप लोगों को, हमें पता है ना, आप लोगों को भी पता है, सबको पता है कि हमारे पास जो बिलिरुबिन है, इसके अलावा जो है ना कोलेस्ट्रोल हो गया,
साथ में जो फास्फोलिपिड है, बाइल साल्ट है, ये सारे चीजें आपके पास बाइल में रिलीज होते हैं ना, तो साथ साथ में ये भी रिलीज हो जाता है, ठीक है ना। अब अगर आगे जो है ना बाइल की ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, तो जाहिर सी बात है आपके पास ये इंक्रीज होगा, ठीक है ना। और ये जो गामा ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज है ना, ये बेसिकली बाई प्रोडक्ट है लीवर का, लीवर बना देता है, ठीक है ना, ये वाला, ये लीवर बनाता है, ठीक है ना, लीवर से आता है। तो इसी वजह से ये बहुत ज्यादा आपके पास इंक्रीज मिलेगा, तकरीबन 1000 में आपके पास मिल सकते हैं, 1000 में, ठीक हो गया। तो देखिए ये हमारे पास एलएफटीज थे, ठीक है ना। तो एलएफटीज में आप किस तरीके से आप इसको पेशेंट को डायग्नोस करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले आगे हम चलते हैं, हम वायरल हेपेटाइटिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और जी भी है, ठीक है। सब के बारे में बात करेंगे, ठीक होगी। अच्छा,